आज संडे है ना। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा माहेश्वरी। दिल्ली गैंगरेप मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान इंडिया गेट पर एक मौत होती है। मरने वाला दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल होता है। मौत के लिए 8 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए केस दर्ज किया जाता है। लेकिन ना जाने दिल्ली पुलिस का कैसे जमीर जागता है और दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गलती मानते हुए 8 लोगों को बेकसूर करार दिया जाता है। न्यूज लाइन में आज हम दिल्ली पुलिस की बड़ी गलती पर करेंगे चर्चा, लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करते हैं कोयला घोटालों में सरकार की बढ़ती मुसीबत से। तो कोयला घोटाले मामले में सरकार चौतरफा घिरती जा रही है। सीबीआई ने कोयला घोटाले पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए खदानों के आवंटन में गड़बड़ी की बात कही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार से जांच साझा न करने का आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और सीबीआई इस मामले में हलफनामा दायर करे। घोटालों का भूत केंद्र सरकार के पीछे पड़ा है या फिर घोटालों की काली परछाई यूपीए 2 के साथ साथ चलती है। जो कुछ भी हो, यूपीए पार्ट 2 में घोटालों का एक ऐसा बवंडर है जो रुक रुक कर केंद्र सरकार को जड़ से हिलाने लगती है। कोलगेट मामले में सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है, वो भी कई गुना इसलिए क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोयला घोटाले में सीबीआई ने कई गंभीर खामियां पकड़ी हैं और इस सिलसिले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक कोयला खादान आवंटन में समान नीति नहीं अपनाई गई। कोयला मंत्रालय ने इस सिलसिले में आवेदनों को ठीक से जांच नहीं की। आवेदन करने वाली कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करने का कोई तरीका नहीं अपनाया गया। कुछ कंपनियों ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके खादान हासिल की। कोयला खादान आवंटन के पीछे तार्किक वजह नहीं थी। सीबीआई की इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अब सरकार पर सख्त हो गई है। सीबीआई की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा, पहली नजर में लगता है कि कोयला खादान आवंटन के पीछे कोई एक सिस्टम नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि जांच रिपोर्ट सरकार से साझा न करे। इसके साथ ही सीबीआई और केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट के तेवर से सरकार के सामने एक और मुसीबत मुंह बाएं खड़ी है। सीबीआई ने एक बात को एक्सेप्ट किया है अपनी रिपोर्ट में, कहा है कि जो एलोकेशन हुआ है उसके अंदर इरेगुलरिटी है, उसमें कहीं कोई मापदंड नहीं दिया गया है और न ही उसके अंदर किसी भी प्रकार के किसी नियम को स्पष्ट किया गया है जिसके तहत एलोकेशन हुआ हो। कोयला घोटाले में किस किस के हाथ काले हुए हैं, इसका खुलासा होने में न जाने कितना वक्त लग जाए, लेकिन कोयले घोटाले की कालिक सरकार के लिए वो दाग है जिससे नीट एंड क्लीन होकर निकलना आसान नहीं। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ये तो साफ हो गया है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत तरीके से आवंटन किए गए कोल ब्लॉक के मामले में, और कुल मिलाकर अब यहां पर हलफनामा दायर करना होगा सीबीआई को और कोर्ट जिस तरीके से सरकार को भी। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा जी। पात्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे एलजेपी के नेता संजय सराफ जी। इसके अलावा हमारे साथ होंगी चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। सबसे पहले यहाँ पर समित पात्रा के पास मैं जाना चाहूंगी। समित जी, बीजेपी के पास एक और मुद्दा, क्योंकि इस मुद्दे को पहले से ही बीजेपी भुनाती आई है। घोटाले के जो आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं पुरजोर तरीके से बीजेपी ने उठाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आज जो तलखी कोर्ट की देखने को मिली, ये लग रहा है कि उन तमाम आरोपों पर मुहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या
क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बिल्कुल शुरू से इसी विषय को जनता के समक्ष रख रहे थे कि कोयले की कालिक से सरकार के चेहरे पर कालिक पुत चुकी है और सरकार को इस विषय को छुपाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से इरेगुलरिटीज कंडक्ट की गई है, जिस प्रकार से आवंटन करते समय किसी प्रकार के लॉ को मद्देनजर नहीं रखते हुए इन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो है फायदा पहुंचाया, आज वो बिल्कुल सामने आया है। कोर्ट ने इस पर मोहर लगाया है। 1.86 लाख करोड़ जनता का जो पैसा है वो बर्बाद हुआ है और आज फक्र के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया था वो मुद्दा आज सच साबित हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय सराफ जी भी हैं। संजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कोल स्कैम पर जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने उंगली उठाई है कांग्रेस पर, इसमें मेरे को नहीं लगता है किसी एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात है। झारखंड में इनकी गवर्नमेंट है, वहां पर भी कोल के बहुत स्कैम्स है। आज भी एक और एफआईआर हो गया, अभी तक 10 एफआईआर रजिस्टर हो गए हैं। मैं तो समझता हूँ इसमें खुले दिल से, खुले दिमाग से सीबीआई को खुलकर काम करना चाहिए। जिस तरीके से सीबीआई के अगेंस्ट भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार उनके ऊपर मारी है, उस फटकार को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, जो भी स्कैम्स हो गए हैं उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एलोकेशन है। प्रॉपर एलोकेशन कहीं पर भी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मैं खुलकर कह रहा हूं कि अगर मंत्रालय, कोल मंत्रालय से भी पूछा जाए और उनसे भी अगर कहा जाए कि वो एक प्रोसेस दिखाए किस तरीके से एलोकेशन हो रही है, शायद उनको भी नहीं पता होगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सिस्टम की कमी है, कोई सिस्टम नहीं है, इस वजह से घोटाले हुए हैं। कोई सिस्टम नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि वाकई में ये जो घोटाला हुआ है ये सिस्टम की कमी की वजह से हुआ, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं? नेहा, देखिए, इसमें मैं महत्वपूर्ण बात ये मानती हूँ कि कुछ कोल आवंटन इन्होंने रद्द भी किए हैं, ब्लॉक्स के ये रद्द किए, तो सरकार ने ये मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कर रही है, वो ऑलरेडी वो स्टेप उठा चुकी है। बात यह है कि कौन लोग, किन्होंने ये इरेगुलरिटीज की, और ये क्या ये प्रधानमंत्री तक जाता है, क्योंकि खुद उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो कौन से लोग उसमें शामिल थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोल आवंटन की वो कई ब्लॉक्स रद्द कर चुकी है दोबारा से उसमें। तो ये सीबीआई ने कार्रवाई कितने लोगों की, हम लोग यही चाहते हैं कार्रवाई किसके ऊपर हुई है, अगर उसमें वो रद्द हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी संजय जी ने कहा कि झारखंड में हमारी सरकार है, इसलिए हमारे पर भी उंगली उठ सकती है। मगर मैं संजय जी को याद दिला दूं, यह जो पूरा विषय है ये आवंटन का है, एलोकेशन का है, और कोल ब्लॉक एलोकेशन कोई कर सकता है तो वो केंद्र सरकार कर सकती है। इसमें राज्य सरकार का कोई प्रोरोगेटिव नहीं होता है। प्रोरोगेटिव स्टेट गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल में कोई काम नहीं होता, आवंटन केंद्र मंत्रालय करती है। ये तो मोटा मोटा मैं एक चीज सिंपल सा है कि एक अगर हम इसको नॉन टेक्निकल वे में बोले, ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। पहाड़ के बीच में कोई एलोकेशन का कोई प्रोसेस रखा नहीं है इन्होंने, इसमें ऐसे ही देते हैं, टेंडर पॉलिसी होती है, चलो जी ये पहाड़ आपका है। ये जो टेंडर पॉलिसी टेंडर पॉलिसी अगर सेंटर की होती है तो उसमें स्टेट की भी इन्वॉल्वमेंट है। आपके जब येदियुरप्पा थे कर्नाटक में, वो 10 करोड़ रुपए के पीछे जब वो फंसे, उसमें क्या था, वो भी उसी कोल, क्या बात करते हैं, कोल से क्या में फंसे। आपको टेक्निकलिटी याद दिला दूं, ये मैं समझता हूं कि इसमें बीजेपी कांग्रेस को ना लाया जाए, इसमें हमें प्रॉपर तरीके से ये देखना चाहे। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी के हैं, स्वाभाविक रूप से आप दोनों पार्टी की तरफ उंगली उठाएंगे, यही आपकी नीति कहती है। किंतु टेक्निकलिटी यह है कि आवंटन में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का मंत्रालय ही आवंटन करता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं होता। इसमें ये मैं कहना चाहूंगी कि जो एलोकेशन का जो होता है, इसमें स्टेट का रोल इतना होता है कि वो रिकमेंड कर सकती है, लेकिन जो एलोकेशन जो फाइनल डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सीबीआई ने अभी जब फाइल्स लाई थी, जब सीबीआई के सामने पेपर्स आए थे, उसमें इनके चीफ मिनिस्टरों ने रिक्वेस्ट की थी, इनके बड़े बड़े सीनियर लीडर ने रिकमेंड किया था। क्या बात करते हैं, क्या बात कैसे बात करते हैं। आज अगर मेरे को पता होता है कि आपके पास ये वाला तो पेपर लेकर आता आपके सीनियर लीडरों के जो रिकमेंडेशन थी, जो रिकमेंडेशन उन्होंने लाई थी, कोल मंत्रालय को माना गया, सब रिकमेंडेशन को जो संजय जी यहाँ में आपके लोग इन्वॉल्व है, येदियुरप्पा के साथ में वो जो दोनों भाई इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपकी कर्नाटक की गवर्नमेंट गई और आज आपको म्युनिसिपलिटी में। संजय जी, यहाँ पर आपने टेंडर की बात की, यहाँ पर टेंडर की बात की जा रही है। सवाल तो यही उठता है कि टेंडर में ही गड़बड़ियां हुई हैं, किसे टेंडर किया, किस आधार पर दिया गया, क्या रूपरेखा तैयार की गई थी, ये तो खुद सवाल सीबीआई की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, सीबीआई की भी इसमें ऑनेस्टी इसलिए नहीं होती है क्योंकि सीबीआई खुद कंफ्यूज्ड है जी, जो तरीके से सीबीआई किस बात को लेकर कंफ्यूज है, सीबीआई के साथ सरकार के अधीन काम कर रही है। सीबीआई इसमें प्रॉपर तरीके से खुद भी नहीं जा रही है, क्योंकि सीबीआई को प्रॉपर तरीके से एक सिंपल सा इसमें बिंदु है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल सा एक प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो भी वे ऑफ एलोकेशन है किस तरीके से एलोकेट करना है। अगर सेंटर अपने हाथ से देखती है तो स्टेट को इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट सेंटर दोनों इन्वॉल्व है। संजय जी, बात को आप घुमा रहे हैं। आपने कहा कि सीबीआई खुद गुमराह है,
मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं। किस वजह से, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? CBI क्या सीबीआई सरकार के अधीन काम करती है इस वजह से? Absolutely, CBI या फिर सरकार सरकार के खिलाफ उसने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की इस वजह कहा से? कि सीबीआई ने तो आज तक कोई भी रिपोर्ट और कोई भी नहीं, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, हर टाइम सीबीआई इनके अंडर में काम करती है, हर टाइम काम कर रही है। वो तो सीबीआई आज तक जब भी, चाहे वो सेंटर एनडीए की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी, सीबीआई हर टाइम सरकार होती है। जब सीबीआई का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उस टाइम एनडीए का ऑर्गेनाइजेशन होता है, आज यूपीए का। समय जी, बिल्कुल समय जी, यहाँ पे मैं मुद्दे पर आते हुए दो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ रख दूं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको ध्यान होगा, ये जो कोल आवंटन हुआ उसके पश्चात जब इस पर एक नजर सबने डाला तो मालूम पड़ा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो सीडी बनाती थी, गुटखा और तंबाकू की कंपनी थी, उनको तक कोल आवंटन कर दिया गया था ब्लॉक। और दूसरी बात है, 10 साल के पश्चात भी ये कंपनी आज भी खदानों से किसी प्रकार का माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर रही है। आज भी वो खदान वैसे ही बंद पड़े हैं और उनमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से ना केवल ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किंतु जो एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में पावर मुहैया करा के जनता की भलाई भी कर सकती थी सरकार, वो पावर भी मुहैया नहीं कराया जा। बिल्कुल, क्या जवाब है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें ये 10 साल क्यों कह रहे हैं, 12 साल क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो जो प्रोसेस चल रही है, ये तो एनडीए से प्रोसेस चल रही है, ये तो यूपीए टेक्निकलिटी चेंज कर दें। टेक्निकलिटी में क्यों चेंज करो, ये तो ओपन है। आप गूगल में जाकर प्रॉपर्ली देखिए, ये तो एनडीए के टाइम से ही दोनों गवर्नमेंट का, मैं तो कह रहा हूँ दोनों गवर्नमेंट इसमें कसूरवार है, चाहे वो यूपीए 1 है, यूपीए 2 है या एनडीए है, ऑल आर इन्वॉल्व। अगर इनके पास गवर्नमेंट थी तो ये बताया कि इन्होंने उस टाइम कौन सा प्रोसेस, मनमोहन सिंह जी ये बताया कि उस टाइम इन्होंने क्या प्रोसेस, जब इनकी गवर्नमेंट थी, जब इनके पास कोल मंत्रालय थे, ये अपना बताया कि उस टाइम क्या प्रोसेस बीजेपी ने किया था, ये तो बताए। आज तो बताए कौन सा प्रोसेस था उस टाइम, टेंडर पॉलिसी का क्या प्रोसेस था, एलोकेशन ऑफ कोल का क्या प्रोसेस था। आज अगर भाई मेरा कह रहा है, प्रवक्ता है बीजेपी का, ही हैज अ राइट टू स्पीक फॉर दैट, लेकिन ये मेरे को क्लियर ये करे कि अगर उस टाइम इनके पास था तो उस टाइम क्या था। जो हुआ है 2004 कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ना उस टाइम अमेंडमेंट हुआ था, ना आज अमेंडमेंट हुआ है, ना उस टाइम अमेंडमेंट हुआ था, ना आज अमेंडमेंट हुआ है। वाकई में काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वहीं एलजेपी के जो नेता हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें सवाल उठाए गए हैं जिसके आधार पर अगर कोर्ट ने तल्खी दिखाई है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर हम बने रहेंगे। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। तो ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोल घोटाले की, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाया। दरअसल आज की सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की और उसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल सरकार के ऊपर उठाए गए, क्योंकि जो आवंटन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। इस तरह के कई तरह के सवाल उठे। कुल मिलाकर कोर्ट ने तल्खी दिखाई और सीधे तौर पर चाहे बात सीबीआई की करे या फिर सरकार की, केंद्र सरकार की, दोनों को हलफनामा दायर करने को कहा गया है। फिलहाल इसी पर चर्चा हो रही कि आखिर गलती कहां है, कहां हुई ये चूक जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ समित पात्रा जी भी हैं। समित जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कोल घोटाला मामला है अब किसी छिपा नहीं है, जनता भी जान चुकी है कि एक और घोटाला इसी फेहरिस्त में, सरकार की फेहरिस्त में जुड़ गया है, वो है कोल घोटाला। सड़क पर तो प्रदर्शन हुआ, संसद में भी इसकी गूंज आज सब तो सुनाई दी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं, सरकार को जवाब तो देना ही होगा। मुद्दे तो अनेक है। देखिए, हाल फिलहाल में एक जो जुमला चल पड़ा है अंग्रेजी अखबारों में, वो है इट इज रेनिंग स्कैम्स। स्कैम्स की बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। आप देखिए, जितना पूरा यूपीए का तंत्र रहा, लगभग अभी 9 वर्ष का जो तंत्र रहा है, उसमें इतने स्कैम हो चुके हैं कि अब स्कैमों के नाम भी याद रखने लगभग संभव नहीं है। आज का ही विषय लीजिए, आज जो संसद में एडजॉर्नमेंट हुआ है वो 2 मुख्य विषय को लेकर हुआ है। कोल वाले विषय में सुप्रीम कोर्ट की फटकार को लेकर, और दूसरा अहम विषय रहा है रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डीलिंग्स को लेकर। आप देखिए कैसे करोड़ों खरबों की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा घर में बैठ के कुछ नहीं करके कमा रहे हैं। और एक बढ़िया विषय जो रहा है, आज कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स अपने पार्लियामेंट के वेल में, संसद के वेल में उतरे हैं, जो तख्ती लेके उतरे हैं, उसमें यही लिखा था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप अब ऐसा कुछ करिए जो जवाई साहब कर रहे हैं, वो ये कि घर में बैठ के पैसे कमाने का कोई सिस्टम लाइए, ताकि जो हिंदुस्तान की मंदी है, आर्थिक मंदी है, वह भी समाप्त हो सके। तो इस प्रकार का एक स्कैम का माहौल जो यूपीए ने रचा है, ये बहुत दुखद विषय है। और इसी स्कैम के माहौल के कारण आज आर्थिक मंदी से जूझना पड़ रहा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझना पड़ रहा है हिंदुस्तान। बिल्कुल, पहले आप घोटाले करें, आर्थिक मंदी का बोझ जनता पर डाला जाए, फिर महंगाई आप बढ़ाए ताकि इस आर्थिक मंदी को दूर किया जा सके। यहाँ पर जिस तरीके से अग्निमा जी, सवाल यह है कि यहाँ अभी ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नियमों को ताक पर रखा गया, नियमों में बदलाव किए गए, नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।
एक नहीं कई घोटाले हैं, एक लंबी फेहरिस्त है। जब पहले भी घोटाले किए गए वही चीज वहां पर भी देखने को मिली, तो उम्मीद क्या कर सकते हैं सरकार से? घोटाले तभी किए जाएंगे जब नियमों को ताक पर रखा जाएगा। देखो नया, इस सरकार से कोई उम्मीद तो करना बेकार है अपने घोटालों को। ये प्रेशर जब बनता है और जब कोर्ट में जब मामला जाता है और कोर्ट जब अपनी निगरानी में रखता है, तब शायद हम थोड़ी बहुत उम्मीद बांध सकते हैं। जैसे कि 2G में हुआ तो कोर्ट अपनी निगरानी में रख रहा। अब ये इस तरह का, अब ये कोर्ट ने इसने सख्त रवैया अपनाया है। अभी जैसे कि मापाथा जी कह रहे थे वाड्रा वाला मामला, उसको भी 1 दिन 2 दिन में बिल्कुल क्लियर कर दिया था और सेंटर यहाँ से मंत्रियों ने भी कह दिया था कोई ऐसा मामला नहीं है, जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जैसे आप कह रहे हो कि उम्मीद करना तो बेकार है, क्योंकि जब घोटाले उन्होंने किए हैं तो वो कैसे आप उनसे उम्मीद करेंगे। बात वही आ रही है कि अगर कोर्ट में CBI जैसे आज का जो मसला कह लें, या रॉबर्ट का अगर आगे किस तरीके से आगे बढ़ता है मसला और कोई कोर्ट में जाता है, तो सरकार CBI की जांच हो रही है तो CBI किसके अंडर में, फिर बात घूम फिर के वही आती है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? मतलब आपने देखा कि जो 2G में जेल में गए बाहर अब जमानत में घूम कर रहे हैं। अब कोल वाला तो बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तक जाता है, सीधा ही आप मान के चलिए। बिल्कुल अग्निमा जी, इस बात से भी समझा जा सकता है कि जिस तरीके से CBI को आज कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो सीधे तौर पर यह भी निर्देश दिया कि आप साझा नहीं करेंगे। जब कोई जांच एजेंसी, सरकारी जांच एजेंसी अगर कोई जांच करती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक पूरे तथ्य नहीं जुट जाते, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कोई जानकारी कहीं लीक नहीं की जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर CBI साझा कर रही है तो इस बात पर तो मुहर लगती है कि कहीं ना कहीं CBI अभी भी सरकार के अधीन काम कर रही है। साझा क्या करेगी? साझा तो सरकार के अधीन है CBI। कोई भी अधिकारी रिपोर्ट बनाएगा वो जाके दे देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जो नाराजगी है या जो कहना चाहिए तल्खी दिखाई है, लेकिन साझा तो जरूरी नहीं है कि कोई पेपर में साझा हो, बोल के भी जानकारी साझा हो सकती है, रिपोर्ट बता सकते हैं हम ये देने वाले हैं। तो ये तो कुछ उसमें नहीं निकलता। सबसे बड़ा बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस या जो उसको कैसे लेता है, अपनी सख्ती से किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ संजय जी, क्या आपको लगता है, क्या कोर्ट की इस तलखी के बाद जो सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं CBI को कि साझा ना करे, तो यहाँ पर अग्निमा जी ने कहा कि साझा किसी भी तरह से हो सकता है, क्या आपको लगता है कि इस निर्देश को गंभीरता से लेगी CBI? नहीं, लेनी तो चाहिए। CBI एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट, चाहे वो NDA हो या UPA हो। हम लोग उसको समझते हैं और देखते हैं कि जिस तरीके से दोनों गवर्नमेंटों ने उसको अपने तरीके से यूज़ किया है, बट प्रैक्टिकल शेप में देखें तो दैट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दे विल नॉट रिपीट ऑल दोज थिंग्स। ये सब चीज़ें वो रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। एक लोगों की जो एक उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली CBI, तो इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सीरियस तरीके से इसको लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हलफनामा पेश होगा उसमें यही होगा। और उसी के चक्कर में आज उन्होंने और एक FIR किया है झारखंड के एक और ऑर्गेनाइजेशन को, एक और फैक्ट्री के नाम पर, एक और एंटरप्रेन्योर को उन्होंने आज फिर FIR, और जो 10वां FIR था वो आज का FIR है। बिल्कुल संजय जी, आपने अपनी बात में कहा कि उम्मीद जनता करती है तो जरूर यहाँ पर CBI पालन करेगी। उम्मीद तो सरकार से भी की थी, लेकिन कहाँ उम्मीदों पर खरी उतर रही है सरकार। यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। पेश है जादू।
पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सबसे आगे हरियाणा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। सबसे आगे हरियाणा। तो ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली पुलिस ने गलती मानते हुए ये जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में दी। दरअसल दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप के बाद हो रहे प्रदर्शन के दौरान सुभाष तोमर की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। अब 20 मार्च को इस केस की अगली सुनवाई होगी। 16 दिसंबर 2012 की खौफनाक रात के बाद राजधानी की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान इंडिया गेट पर कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले में गिरफ्तार 8 लोग कसूरवार नहीं हैं। ये अहम जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद
दिल्ली पुलिस ने ही दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने माना कि उसने बेगुनाह लोगों पर कांस्टेबल सुभाष तोमर की हत्या का केस लगाया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिन 8 लोगों पर सुभाष तोमर की हत्या का केस लगाया गया था, उसे वापस ले लिया जाएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले में 8 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया था, जिनमें से 5 अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने देर से ही सही, लेकिन अपनी गलती मानकर निर्दोष 8 लोगों को राहत दी है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। सुभाष तोमर 23 दिसंबर को इंडिया गेट के पास प्रदर्शन के दौरान गिर गए थे, जिसके बाद 25 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने तोमर की मौत पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस का हाईकोर्ट में गलती मानना एक तरफ सराहनीय है, तो दूसरी तरफ पुलिस के काम करने के तरीके पर बड़ा सवाल भी है। दिल्ली पुलिस ने गलती तो मान ली, लेकिन अब सवाल ये है कि जिन पुलिस वालों ने फर्जी केस दर्ज किया था, उन पर कोई एक्शन होगा या फिर गलती मान लेना ही काफी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल दिल्ली का ये मामला है। दिल्ली पुलिस जो अभी तक ये कहती आ रही थी कि इन्हीं 8 लोगों की वजह से कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हुई, अब इतने महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर हरी झंडी दे दी है, साफ तौर पर कहा है कि इन लोगों की गलती नहीं है। आखिर ये काम करने का तरीका कैसा है दिल्ली पुलिस का? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। समित पात्रा जी, दिल्ली का ये मामला है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली पुलिस की इस पूरी रूपरेखा को देखकर क्या कहेंगे आप? काम करने का क्या तरीका है? कुछ महीने पहले तक यही लोग दोषी थे, यही लोग आरोपी थे, ये लोग हत्यारे थे, लेकिन अब कुछ महीने बाद दिल्ली पुलिस उनका कहती है कि उनकी कोई गलती नहीं है। नेहा, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये पूरा जो दामिनी विषय रहा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा जी। इसमें गलतियां अगर किसी से हुई हैं तो वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस से ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जो कांड हुआ वो दिल्ली पुलिस की गलती के लिए हुई जी। उसके हैंडल करने का जो तरीका रहा, जो प्रदर्शनकारियों के प्रति जो रोष दिखाया पुलिस ने, नवयुवक और नवयुवतियों के प्रति जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, उसमें भी गलती किसी की रही तो दिल्ली पुलिस की रही। और एक अनफॉर्चुनेट सुभाष तोमर जी के डेथ को भी उन्होंने इस प्रकार का एक जंजाल में फंसाकर जनता को भ्रमित किया, देश को भ्रमित किया, इसमें भी किसी गलती रही तो दिल्ली पुलिस की रही। इतनी गलतियां हो गई, मगर आज तक आप देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सर पे कोई आंच नहीं आया। किसकी गलती है? अब यह सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर किसकी गलती है, और अगर ये सब कुछ किया गया तो क्यों किया गया? अगर ये लोग बेकसूर थे, ये लोग, इनकी गलती नहीं थी, इनकी गलती की वजह से सुभाष तोमर की मौत नहीं हुई, तो फिर इन्हें इतने दिनों तक जेल में क्यों रखा गया? क्यों उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो हत्यारे हैं? क्या कहेंगे संजय जी आप? देखिए, हमने आपके चैनल में इससे पहले भी उस वक्त भी डिबेट हो गया जिस दिन तोमर जी की डेथ हो गई थी। हमने उस वक्त भी यही कहा था कि ये अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंटल डेथ है, और उसमें जो भी लड़के और जो बच्चे उसके साथ में उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको जाकर गाड़ी में बिठा रहे थे या ऑटो में बिठा रहे थे, तो उन्हीं को लास्ट में जिस तरीके से दोषी बनाया, हम लोगों ने उस टाइम सख्त निंदा की। हम लोगों ने पर्टिकुलरली, मैंने उस टाइम आपसे ये भी कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड केस को 12 घंटे या 24 घंटे से पहले ही सॉल्व किया, कि दिल्ली जैसी जगह में जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें जिस तरीके से इस गैंग रेप के ब्लाइंड केस को उन्होंने सॉल्व किया 12 घंटे में, जिस तरीके से दोषियों को पकड़ा गया, उस प्रकार से अगर उन्होंने दूसरे दिन जिस तरीके से फिर उन्होंने बच्चों पर, युवाओं और हमारे यूथ के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लाठियां बरसाई, उससे उनका वो जो काम करने का तरीका था 12 घंटे का, वो सब पानी में फिर गया। उसकी वजह से पूरे लोगों को उनके ऊपर गुस्सा आ गया। नहीं तो प्रैक्टिकल शेप में जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया था, उस तरीके से 12 घंटे में जब हम कमिश्नर को या सबको, हम तो कहते थे कि अगर और किसी स्टेट में होता तो शायद उसको प्राइज भी दिया, लेकिन लास्ट में आज बात यह है कि हम लोगों ने उस वक्त भी यही बात उठाई थी कि तोमर जी की जो डेथ हो गई थी वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, उसमें किसी भी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो फिर इतने महीने तक इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जो केस को डाइवर्ट किया गया 8 बच्चों को, जबकि लड़के खुलकर दिखा रहे थे कि हमारा वो सीसीटीवी की फुटेज दिखा रहे थे, वो मेट्रो स्टेशन की फुटेज दिखाई, वहां से उन्होंने फुटेज मंगवा दी। फॉर्चुनेटली वो फुटेज मेट्रो ऑफिस में मिल गई सीसीटीवी की, वो भी फुटेज कोर्ट में उन्होंने दिखाई। हम तो कहते हैं कि जो भी लोग, जिन लोगों ने आंखें बंद करके इस तरीके का काम किया पुलिस में, उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की होनी चाहिए, उनको
सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, उनको डिसमिस करना चाहिए और उसके बाद में उनको बिहाइंड बार्स भेजना चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो एक बहुत स्ट्रांग यहां पर डिसीजन और मैसेज देनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के पुलिस को कि अगर किसी भी इनोसेंट के साथ इस तरीका का व्यवहार किया जाए या किसी भी इनोसेंट के अगेंस्ट में कोई ऐसा एफआईआर किया जाए, उसके अगेंस्ट में कहीं पर भी कोई कटौती नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है संजय जी, जब ये घटना घटी थी उसके बाद चैनल न्यूज ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था और वो प्रत्यक्षदर्शी जो संजय तोमर के साथ था, जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था, वो खुद चैनल न्यूज के स्टूडियो आया था, उसने सब कुछ बताया था कि उस वक्त क्या हुआ था। विजेंद्र उसका नाम था और उसने बताया, माफ कीजिएगा योगेंद्र उसका नाम था, उसने जानकारी दी थी कि कैसे वो उसे अस्पताल लेकर गया, खुद नहीं ले जा पा रहा था, उन्होंने और पुलिस वालों की मदद ली, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की कार्रवाई की गई, यही वजह है कि वो घर से बाहर निकला, उसने जानकारी तमाम मीडिया कर्मियों को दी। और यही वजह है कि आज अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो आम आदमी है वो डरता है बेचारा, इसलिए डरता है कि अगर मैं उसको अपनी गाड़ी में उठा के ले जाऊं, हॉस्पिटल ले जाऊं, कल को पुलिस मेरे अगेंस्ट मेरे को हॉस्पिटल वाले भी पूछेंगे। जबकि एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और होम मिनिस्ट्री की तरफ, कहीं पर भी अगर कोई एक्सीडेंट होगा बाद में एफआईआर होगा, सबसे पहले उसके बिल्कुल। यहाँ पर इस घटना ने एक और सवाल, समित पात्रा जी, एक और सवाल, बड़ा सवाल खड़ा किया है कि 2.5 महीने बाद पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है और ये लगता है कि नहीं भाई इन लोगों की, इन लड़कों की कोई गलती नहीं थी। क्या ये कहने भर से और पूरा मामला शांत हो जाएगा? 2.5 महीने इन लड़कों के ऊपर जो दाग लगा कि ये क्रिमिनल हैं, इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या उस दाग को धो पाएगी दिल्ली पुलिस? नेहा आप देखिए, पुलिस के लिए 2.5 महीने कोई बड़ा समय नहीं है। ये अपने वर्दी में लाल बत्ती गाड़ियों में घूम रहे हैं। 2.5 महीने बाद वह भी कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो इन्होंने स्वीकार अपनी गलती कर ली है, ये हमारी गलती हो गई है। मगर आप देखिए 2.5 महीने एक आम नागरिक के लिए, एक गरीब बच्चे के लिए जिसके घर में माँ पिता बहन इंतजार कर रहे होंगे भाई घर पे आएगा और हमारे घर को संभालेगा, वो घर कैसे, किस प्रकार से 2.5 महीने गुजारे होंगे वे लोग, जहां ताने सुनने को मिलते होंगे, लोग उनसे बातें नहीं करते होंगे, हो सकता है नौकरियां भी छूट गई होंगी। इस प्रकार के माहौल में 2.5 महीने गुजारना एक आम इंसान के लिए कितना दुखदाई और कितना कष्टपूर्ण होगा, यह कोई नहीं समझ सकता है। और मैं बार बार एक ही विषय कहता हूं, हम में से कोई भी चाहे कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, पुलिस का कितना बड़ा अधिकारी भी हो, वो स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। इतने बड़े क्राइम, मैं इसे क्राइम कहूंगा, 2.5 महीने एक सिविलियन को आप इस प्रकार से आप पीड़ित करते हो, उसे उत्पीड़ित करते हो और उसके बाद आप स्कॉट फ्री बच जाओ, आपके खिलाफ कोई काम कार्यवाही ना हो, तो ये देश के लोकतंत्र के विषय में ठीक नहीं कहते। बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई की यहां पर बात की, कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठता है, आखिर किस चीज पर विश्वास करती है पुलिस? जब ये घटना घटी, जब सुभाष तोमर की मौत हुई, उसके बाद योगेंद्र जो प्रत्यक्षदर्शी था वो सामने आया, उसने जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसने खुद अस्पताल पहुंचाया था, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया, पुलिस ने विश्वास नहीं किया। लेकिन 2.5 महीने बाद जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो ये कहा गया कि नहीं भैया ये जो 8 लोग हैं वो निर्दोष हैं। क्या मानती है पुलिस? सबूत को मानती है या वो व्यक्ति जो मौके पर मौजूद था, जो खुद प्रत्यक्षदर्शी था, उसकी बात को भी छुटला दिया गया? क्या लगता है संजय जी, आखिर पुलिस के काम करने का क्या तरीका है और क्या आपको लगता है कि ऐसे काम करने वाले पुलिस वालों पर विश्वास करेगी जनता? नहीं, देखिए ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसमें तो हम लोग कहते हैं, मैंने खुलकर कहा है कि जितने भी पुलिस वाले जिस तरीके से उन्होंने एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाया है इन बच्चों की तरफ, जिनके साथ अभी हमारे भाई ने भी बोल दिया कि जिस तरीके से एक इनोसेंट बॉयज जिन्होंने चाहा है कि एक पुलिस वाले को, अगर कोई भी सपोज आप पुलिस वाले को छोड़ दीजिए, ये और आम आदमी भी होगा, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए और उसके अगेंस्ट में इनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई, हम तो चाहते हैं कि जितने भी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व, जिसने एफआईआर किया है और जो पुलिस स्टेशन का जो भी एसएचओ है, जितना भी वो पूरा टीम हो, चाहे 8 आदमियों का 10 आदमियों का, उनके अगेंस्ट से सख्त कार्रवाई की जाए और कोर्ट के माध्यम से उनको प्रॉपर डिसमिस किया जाए और डिसमिस करने के साथ साथ उनको बिहाइंड द बार्स भेजा जाए, जिससे एक मैसेज पूरी कंट्री में जाएगी कि जहां पर भी कोई पुलिस का इस तरीके का व्यवहार, एटीट्यूड या बिहेवियर है, वो आगे से ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, सुभाष तोमर की मौत में जिन 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और अभी तक उस कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, फिलहाल उन 8 लोगों के जो वकील हैं, अधिवक्ता सोमनाथ भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत शैलवा न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, कई बार हियरिंग हुई होगी, तमाम सुनवाई चली होगी, क्या कुछ कोर्ट में क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से पेश की गई? वो पुलिस जो चीख कर कह रही थी कि यहाँ पर जिनकी उनकी मौत हुई है, जो कांस्टेबल की मौत हुई है, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी कहीं ना कहीं मौत हुई है, इन लोगों की, इन लड़कों की वजह से मौत हुई है, क्या जवाब पुलिस की तरफ से दाखिल किया गया था? No, इट वाज एब्सोल्युटली अ फ्रेम अप। जो कुछ भी दिल्ली पुलिस ने किया इस केस में, उसके 2 पर्पजेस थे। एक तो जो मूवमेंट चला था
डाइवर्ट करना था, जो उसको डाइवर्ट करना था, उसको डाइवर्ट करना था। उन्होंने पूरी दिल्ली को डरा दिया कि देखो भैया हम फ्रेम अप तुमको कर सकते हैं। सबको पता था, शुरू से पता था, एक आयोटा ऑफ प्रूफ नहीं था इनके पास। हमने कोर्ट में चिक चिक कर कहा, हमने कोर्ट में यह भी कहा कि किस बेसिस पे जो दिल्ली का कमिश्नर है, किस बेसिस पर टीवी पे आकर के बताया लोगों को भैया हमने इसको साइट ऑफ क्राइम से उठाया है। एब्सोल्युटली बेसलेस। आज के डेट में वही दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं इनको लिंक करने का। ये नहीं होता अगर हम जैसे लोग वहां पे इनके मदद को करने को नहीं आते। इसके एक और कारण है जो उस वक्त मुझे मालूम पड़ा था। जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने शुरू में इसको इम्प्लीकेट कर दिया। इन्होंने जो सबूतें लेके आए थे कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कांस्टेबल तोमर की हत्या की है, ये खूब चला उस वक्त। एसीपी ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया आईओ को कि इनको तो इम्प्लीकेट करो और इनको फंसा दो। सो एक पंथ दो काज कर रहे थे वो कि डाई आउट भी हो जाए और आम आदमी पार्टी भी फंस जाए। खुदा ने खास्ते आम आदमी पार्टी के कारण, बाकी हमारा एक ही वॉलंटियर था उसमें, उसके कारण जब हम पहुंचे तो हमने कहा भाई आम आदमी तो सारे ही हैं, एक को क्या हम 8 को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले उनको बेल दिलवाया, फिर हम दिल्ली हाईकोर्ट गए। वहां पे जब हमने सारी बातें रखी ऑनरेबल कोर्ट के सामने, और दिल्ली पुलिस के पास आयोटा ऑफ प्रूफ नहीं है। डीएम खुदा ने खासे देखी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है दिल्ली पुलिस की, कैसे चलती है, किस स्पीड से चलती है। इनको मालूम होना चाहिए था कि जितने भी लोग आए थे वहां पे वो दिल्ली मेट्रो से आए होंगे। बिल्कुल। वो इनके पास सबूत मिल जाते अगर वो उसको रिलेट करते। इनके पास तो पता नहीं इनको समझ है कि नहीं। हम लोगों को कम से कम समझ आए कि भाई एक एप्लीकेशन मूव करो, जो डीएमआरसी का वीडियो फुटेज है वहां से निकलवा लो। हम लोग मेट्रो से आए थे तो वहां वीडियो फुटेज मिल गई। 7 दिन के अंदर वीडियो फुटेज खत्म कर दी जाती है। अगर ये खत्म हो जाती तो हम तो कभी निर्दोष साबित होते ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे तो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भाई हम तो मेट्रो में थे। मैं एफिडेविट साथ लेके आया जो दिल्ली पुलिस ने फाइल किया, उसमें सब कुछ मान लिया जो कुछ भी हमने कहा। 543 पे अमित और कैलाश वहां से बाहर निकले हैं राजीव चौक मेट्रो से। इन्होंने ये भी मान लिया इसमें कि 542 पे ये गिरे हैं कांस्टेबल तोमर वहां पे। उन्होंने ये भी मान लिया कि योगेंद्र और जो पॉलिन है वो ले गए हैं उनको हॉस्पिटल 550 पे। बिल्कुल। सब कुछ मान लिया उन्होंने क्योंकि सबूत ऐसे थे, चैनल्स थे वहां पे, तो इतने हजारों कैमरे लगे हुए थे। इनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि कह सकते कि नहीं ये लोग वहां पे सम्मिलित थे। अब मुझे ये सवाल आपके थ्रू करता हूं मैं सिस्टम से कि साहब 3 महीने में यू टर्न ले लिया आपने, कहा 302 का धारा इनको नहीं लगता। बिल्कुल। ये क्या कोई मजाक है? बिल्कुल सही कहा कि जो आम नागरिक है, देखिए हम अब वकीलों का कितना फीस होता है, अगर ये किसी वकील को बेचारे पे करते तो ये पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये गरीब आदमी जो आम आदमी 8 आदमी है, कहा मतलब जेल में चढ़ रहा होता अगर हम लोग इन टाइमली एक्शन नहीं लेते तो। मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब आप वो प्रूफ लेके आइए जिसके बेसिस पे आप कह रहे थे। मैं आरपीएन सिंह से पूछना चाहता हूं, जो होम मिनिस्टर स्टेट के हैं, कि कहां है वो सबूत जिसके बेसिस पे आप चिल्ला के कह रहे थे कि उनकी हत्या की गई है और वो इन 8 आदमियों ने की है। आप सक्सेस के बूते बांध रहे थे, आप दिल्ली पुलिस को थपथपी दे रहे थे। मतलब ये तो यहाँ सोमनाथ जी आपने कहा कि जो बड़ा सवाल उठता है, ये जो आपने कहा कि एक गरीब आदमी अगर कोर्ट के मामले फंस जाता है तो वकील की फीस नहीं चुका सकता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फीस तो अलग बात होती है, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन लड़कों को पकड़ा वो कितनी उम्र के लड़के हैं, वो अपना भविष्य बना रहे हैं। अगर किसी के भविष्य पर, किसी के कैरेक्टर पर ये उंगली उठ जाती है, ये दाग लग जाता है कि वो अपराधी हैं, तो वो कैसे अपना भविष्य बनाएंगे? और क्या ये जिस तरीके से आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि दिल्ली पुलिस इस पूरे केस को मजाक बनाकर रख दिया, इन लड़कों के लिए मजाक बनाकर रख दिया, क्या उनके मजाक ने अगर आप प्रूफ नहीं करते, अगर आप सबूत पेश नहीं करते और ये साफ नहीं हो पाता कि वाकई में ये लोग बेगुनाह हैं, तो क्या ये जिंदगी भर पुलिस की गलती का दंड झेलते रहते ये युवा? क्या कहेंगे आप यहाँ पर समीर पात्रा जी? नहीं, अब देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लोकतंत्र में जैसे न्यायिक प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार पुलिसी प्रक्रिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लोकतंत्र को सबल रखने के लिए। किंतु जब दामिनी वाला विषय हुआ तो आप अगर ध्यान से देखेंगे पूरे विषय में, तो पुलिस का जो रोल रहा, जो इवॉल्व होकर रोल हमारे सामने आया, वो आया पुलिस वर्सेस पब्लिक। कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल आया कि पुलिस
बनाम पब्लिक। पब्लिक वहां से अटैक कर रही थी सच्चाई के साथ और पुलिस दमन करने का प्रयास कर रही थी सच्चाई को, और कहीं ना कहीं पब्लिक को नीचे दिखाने का जो प्रयास पुलिस द्वारा किया गया, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं। कभी भी स्टेट स्ट्रक्चर को, कभी भी स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी पब्लिक के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, जो कि यहां सिद्ध हो गया कोर्ट के माध्यम से। बिल्कुल, लेकिन संजय जी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक तो लोगों के जहन में, दिमाग में यही डर रहता था कि अगर वो सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस की लाठियां खानी पड़ेंगी, लेकिन इस केस ने एक सबक दिया है लोगों को कि अगर आप पुलिस से पंगा लेने की कोशिश करते हो, उनसे लड़ने की कोशिश करते हो, तो चाहे मामला हो या ना हो, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, वो आपको थाने में डाल सकते हैं। क्या कहेंगे संजय जी आप? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल शेप में देखें तो युवाएं तो थे, यूथ्स थे, लेकिन यूथ्स के साथ साथ में पर्टिकुलर पार्टीज भी थी इसमें। बिल्कुल, इनका एबीवीपी भी था, आम आदमी भी था, उनका भी यूथ था, जो सब लोग, वो भी कोई तरीका नहीं था कि प्रेसिडेंट हाउस के बाहर में उठा के गमले उठा के वहां पर मारना, वो भी कोई तरीका नहीं था। जो वहां पर लाठीचार्ज हो गया वो भी कोई तरीका अच्छा नहीं था। इसमें दोनों साइड से, जो एक साइड से कुछ यूथ्स ऐसे थे, कुछ यूथ्स जो ऐसे थे, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, जैसे जिस तरीके से उठा रहे थे, नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं भी था, 144 इन्होंने 23 तारीख को लगाई है, जिस तरीके से पर्टिकुलर पार्टी, चाहे बीजेपी थी या आम आदमी थी, जो एक जंग लड़ी थी। अगर गैंगरेप की बात संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि गमले फेंके गए वो गलत थे, आपने अपनी बात की शुरुआत की कि वो यूथ थे, वो युवा थे। एक युवाओं से आप उम्मीद करते हैं कि वो गलती ना करें, लेकिन आप उम्मीद दिल्ली पुलिस से नहीं करते, आप सरकार से उम्मीद नहीं करते। पहले ही कहा, वो गलती करते रहे कि उनकी गलतियों मैंने पहले ही आपको कहा, जब लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज गलत था, मैंने आपको पहले कहा लाठीचार्ज जो युवाओं के ऊपर गलत था, लेकिन फिर जो पार्टी वाला सिस्टम रह गया कि हम लोग अपने आप को अपनी पार्टी वाला सिस्टम बना, ये किसी की लड़ाई नहीं थी, ये आम आदमी, ये हर एक देशवासी की लड़ाई थी, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की लड़ाई। ये हमारी बहन के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया गया, ये एक लड़ाई हमारे देश के हर युवाओं और युवकों की थी। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ना किसी पर्टिकुलर पार्टी को श्रेय लेना चाहिए, श्रेय लेना चाहिए। जैसे अभी हमारे भाई साहब अभी कह रहे थे हमारे आम आदमी के लोगों को पकड़ा गया, ये पार्टी वार्टी का मसला नहीं था, ये हम दिल्ली वासी जो दिल्ली में रहने वाले, रिकॉर्ड छोड़ दीजिए आप, मैं बता दूं आपको, हम लोग जो दिल्ली में रहने वाले लोग थे, हमारी माँ बहन जब बाहर जाती है, ये उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम सब लोग खड़े आ गए थे, सब लोग सड़क पर आ गए थे, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की लड़ाई नहीं थी। कहाँ है हमारे सिस्टम, कहाँ है हमारी पुलिस? मैं बता दूं, 22 तारीख तक वहां पे इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। 23 तारीख को इन्होंने विदाउट एनी अनाउंसमेंट ये 144 लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के वायलेशन में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन कहा है कि 144 लगाने के क्या तरीके हैं। और जब इन्होंने जबरदस्ती जो प्रोटेस्टर्स थे 23 दिसंबर को उठा करके उनको बाहर करना शुरू किया, तो उनमें गुस्सा था। हम तो उसमें कह रहे हैं जो लाठीचार्ज हो गया वो बहुत गलत हो गया। गलत हो गया तो माफी मांगिए, गलत हो गया तो पुलिस मांगेगी ना, पुलिस मांगेगी ना, वो तो पुलिस मांगेगी कोर्ट में, वो तो कोर्ट में। आप अगर कोर्ट में गए हैं, आज तक डिफेमेशन सूट करिए ना, उसमें आप कोर्ट में डिफेमेशन सूट करिए। हमने सारी बातें वहां पे मांगी, बातें मांगने की बात नहीं है, आप प्रैक्टिकली जाइए। अगर आप देखेंगे, अगर आप आम पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी की बात यहाँ पर करिए, आप पार्टी की तरफ से डिफेमेशन सूट करिए। संजय जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में रखना चाहूंगा। संजय जी देखिए, डिफेमेशन सूट के माध्यम से एक आम व्यक्ति, एक आम हिंदुस्तानी सरकार से नहीं लड़ सकता है। सरकार आम आदमी कहाँ लड़ रहा है, आम पार्टी लड़ रही है। कोई भी हो कह रहे हैं ना कि हमारी ही शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दैट कि भाई मेरी पार्टी की तरफ से मैंने आठों को, ही शुड हैव, इन स्पाइट ऑफ दैट आई वुड अप्रिशिएट हिम इफ ही विल ओपनली से कि बीइंग एन एडवोकेट मैं सामने आया। Why he will say कि मैं पार्टी की तरफ से सामने आया? भाई पार्टी का क्या लेना देना है? फिर लेकिन यहाँ पर संजय जी, हमारी पार्टी का कम एडवोकेट है, मालूम नहीं है। पार्टी का मसला नहीं है। संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आज अगर ये मामला दर्ज किया गया है, चाहे वो किसी पार्टी के पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ दाखिल किया गया हो या आम लोगों के खिलाफ, ये पुलिस ने गलत किया है। हम कह रहे हैं पुलिस ने गलत किया है, लेकिन हम लोग जो हुआ है वो गलत हुआ है। मैम, हम कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। यूथ को डेमोक्रेटिक सेटअप में हम सब युवाओं को
ये हक बनता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके से, जिस तरीके से हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ और जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार उस टाइम रहा, हमारी बहन दिन भर रात भर जिस तरीके से उस बेचारी के साथ जो लास्ट में निर्दोषों को हत्यारा बनाने की कोशिश की, देखिए नेहा जी, एक बहुत छोटा सा विषय, आपने निर्दोषों को हत्यारा बनाने, और किसने कोशिश की? जिसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जिसे सत्य की रक्षा करनी चाहिए, उन लोगों ने कोशिश की। इससे जब रक्षक भक्षक बन जाए ना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। लेकिन समित पाठक जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी। मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के वो थे, कार्यकर्ता थे, तो यहाँ पर तो और ज्यादा यहाँ तो और नहीं, मैं आपको एक चीज है, यहाँ तो और सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर उठते कि क्या दिल्ली पुलिस के निशाने पर आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता? कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्टी वार्टी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ये सिंपल सा मसला है। हम लोग कांग्रेस के कोई नेता नहीं, ये सिंपल सा मसला है कि ये दिल्ली की बहन के साथ, हमारी अपनी घर की बहन के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, उस तरीके के बाद जब हैंडल किया गया, ये बहुत गलत हुआ। लेकिन जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई भी युवा, कोई भी छात्र अब उतरेगी आंदोलन में? हम लोग, मैं तो इनको अप्रिशिएट कर लेता अगर ये, अभी भी मैं इनको कह रहा हूं, मैं अप्रिशिएट इनको करता अगर ये कहता कि मैं बीइंग एन एडवोकेट इन सब बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए वहां खड़ा हो गया। ही शुड नॉट हैव टोल्ड कि भाई आई वाज रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग हियर आवर पार्टीज, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिल्ली में अगर हम लोग बैठे हैं तो हमारी बहन के साथ अगर कोई, I'll tell you what happened. In fact, told in the court also. कि साहब जब हमारे माँ बहनों के साथ रेप किया गया, जब भाई बंधु उसके बाहर निकले तो उसको आपने मर्डर के चार्ज से बंद कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि जब माँ बहनों के साथ रेप हो तो हम प्रोटेस्ट ना करें? नहीं, हमको क्या है, हमारे फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। अगर चूंकि घर की महिलाएं आदमियों को कंट्रोल करती हैं, किसी ने अपने भाई को, हस्बैंड को जाने नहीं दिया कि भैया देखो पुलिस ने जबरदस्ती बंद कर दिया। बीइंग एन एडवोकेट मैं बताता हूं आपको, अगर इस देश में एफआईआर दर्ज कर दी जाए ना किसी के खिलाफ, आधी पनिशमेंट तो हो गई, 25 साल केस चलेगा। आज का युवा जो 23 साल का था, उसमें से सभी का एवरेज यही मान लीजिए, नेहा जी, 50 साल तक। एक शब्द में एक समरी कहता हूं, कुल मिला के जो केस है ये ऐसा है कि पुलिस ने साजिश की जनता के खिलाफ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जनता के खिलाफ साजिश हो। यही मैं सवाल पूछ रही हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश में हमें आजादी है विरोध करने का, हमें आजादी है सड़कों पर उतरने का, लेकिन क्या ये सरकार के काम करने का तरीका है कि अगर जनता सड़कों पर उतरती है और उसे लगता है कि अब काबू में नहीं हो पाएगा तो भैया इन्हें जेल में डाल दो और केस दर्ज कर दो, खुद ही भागेंगे लोग, खुद ही डरेंगे कि कहीं हमें ना पकड़ लिया जाए, हमारा करियर ना खराब कर दिया जाए। हमने तो मैम यही कहा है कि पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, जितने भी लोग वहां पर, जो भी पुलिस वाला, इसमें जो 8 बच्चों को, मैंने उस दिन भी कहा, अगर आपको याद होगा, यूसुफ साहब यहाँ पर बैठे थे, मैंने उस वक्त भी कहा है कि ये 8 के 8 बच्चे इनोसेंट हैं, इनका कहीं कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स, मैं तो एडवोकेट हूं नहीं कि मैं देख लेता, वो तो एडवोकेट भाई ने बता दिया। लेकिन जो हम लोगों का ऊपर जो उस टाइम मीडिया के माध्यम से आ रहा था, आपके चैनल्स के माध्यम से और टाइम्स का, मैंने उस टाइम भी इसी चीज पर डिबेट किया था कि ये 8 के 8 बच्चे इनोसेंट है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनको फ्रीली बरी किया करना चाहिए, और इनके जो एफआईआर इनके अगेंस्ट में हो गए उनको काश करना चाहिए, और इनके अगेंस्ट में जिन लोगों, जिन पुलिस वालों ने किया, जिन पुलिस वालों ने किया, उनके अगेंस्ट में केस दर्ज होना चाहिए। एक छोटा सा अलग सा बिंदु देखिए, आप सुभाष तोमर जी जो अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया में नहीं रहे, वो विषय भी देखना पड़ेगा। अगर वो हार्ट पेशेंट थे तो उनको उस जगह क्यों भेजा गया, उनको क्यों दौड़ना पड़ा, क्यों कोलैप्स करना पड़ा? अर्थात बिना मेडिकल फिटनेस के दिल्ली पुलिस अपने जवानों से काम भी ले रही है, तो मुझे लगता है कि यह पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया कि कॉल डिटेल रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स के माध्यम से वो बता रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड खेल रहे हैं ये लोग कि साहब ये लोग, ये जो इंडिया गेट है उस पे सारे मोबाइल के टावर्स हैं, इतना तक कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। और मैं आपको, आपके चैनल से सबको, आई वांट टू प्रॉमिस, I will not let go the Home Minister. I will not let go the Commissioner of Police. I'm going to be trying them in a criminal court of law for this. बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं। लेकिन कुल मिलाकर आज की इस घटना से ये तो साफ हो गया, और जो कोर्ट में सच्चाई सामने आई है कि सच कभी नहीं छुपता। भले ही कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई हो कि झूठ को सच दिखाने की, लेकिन सच कभी नहीं छुपता, और यही वजह है कि आखिरकार 2.5 महीने बाद ये सच सबके सामने है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ 9 में बस इतना ही। लेकिन देश दुनिया की ताजा तीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।
क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान। एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए